स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, पीर पंजाल पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह लघु हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों की एक श्रृंखला है। 2. यह लघु हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 3. यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों से अलग करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीर पंजाल श्रेणी उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिमालय में स्थित लघु हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों की एक श्रृंखला है, अतः कथन 1 सही है। यह हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में ब्यास तथा नीलम या किशनगंगा नदियों के बीच दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, जिसका उत्तर पश्चिमी छोर पाकिस्तान तक विस्तृत है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, अतः कथन 2 सही है। पश्चिम में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों से अलग करती है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ देश दिए हैं। 1. जुबैल पोर्ट, संयुक्त अरब अमीरात। 2. डीएन बिऊ फू एयरबेस, वियतनाम। 3. होची मिन्ह सिटी, निकारागुआ। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह जुबैल एक सऊदी बंदरगाह है। यह सऊदी अरब के जुबैल शहर में स्थित है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। डीएन बिऊ फू एयरबेस एक सैन्य एयरबेस है जो वियतनाम के डीएन बिऊ प्रांत के डीएन बिऊ फू शहर में लाओस की सीमा के करीब स्थित है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। हो ची मिन्ह सिटी संक्षिप्त रूप में HCMC, जिसे साइगोन के नाम से भी जाना जाता है, वियतनाम का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसकी आबादी वर्ष 2023 में लगभग 9.3 मिलियन थी, अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। जबकि निकारागुआ मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल में न्यूयॉर्क राज्य से थोड़ा बड़ा है। इसकी सीमा उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टारिका से लगती है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और देश की पूर्वी सीमा पर कैरिबियन सागर है। अगला प्रश्न है, जैमिंग, स्पूफिंग, लेजर सिस्टम एवं उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव हथियार जैसी तकनीकें हाल ही में निम्नलिखित के संदर्भ में खबरों में थी। ए. कृषि क्षेत्रों में कीटों के हमलों को रोकना। बी. परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। सी. समुद्र में ड्रोन हमले को रोकने के लिए। डी. सुरंग में इंसानों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, समुद्र में ड्रोन हमले को रोकने के लिए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह ज्ञात है कि कई ड्रोन रोधी तकनीकें विशेष मौसम स्थितियों में अच्छी तरह से कार्य नहीं करती हैं। जैमिंग विशेष रूप से जटिल है क्योंकि इसमें मैत्रीपूर्ण संचार प्रणालियों में हस्तक्षेप करने की क्षमता है। ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए स्पूफिंग भी उपयोगी है, लेकिन प्रायः सटीक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। निर्देशित ऊर्जा हथियार जैसे लेजर सिस्टम और उच्च शक्ति माइक्रोवेव हथियार सशस्त्र ड्रोन का मुकाबला करने में अधिक प्रभावी हैं, लेकिन ये प्रौद्योगिकियां महंगी हैं और अधिकांश क्षेत्रीय नौसेनाओं की पहुंच से बाहर है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त समुद्री बलों यानी CMF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह खुले समुद्र में अवैध गैर राज्य अभिकर्ताओं का सामना कर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश यानी RBIO को बनाए रखने के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है। 2. CMF की कमान भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल के हाथ में होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त समुद्री बल यानी CMF एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है जिसका उद्देश्य खुले समुद्र में अवैध गैर राज्य अभिकर्ताओं का सामना करना तथा लगभग 3.2 मिलियन वर्ग में सुरक्षा, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देकर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश को बनाए रखना है।
अतः कथन 1 सही है। CMF के 39 देश सदस्य हैं। इसकी कमान अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल द्वारा संभाली जाती है, जो यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड तथा यूएस नेवी 5th फ्लीट के कमांडर के रूप में भी कार्य करता है। सभी 4 कमांड अमेरिकी नौसेना सहायता गतिविधि बहरीन में सह स्थित हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन प्रदान करती है। 2. यह योजना एक नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो परियोजना प्रबंधन संस्था यानी PMA के रूप में कार्य करती है। 3. इससे भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में भारी वृद्धि होगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा मोबाइल फोन विनिर्माण एवं असेंबलिंग परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग इकाइयों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिदृश्य को बढ़ावा देगी, साथ ही भारत को इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगी। अतः कथन 1 सही है। इस योजना को एक नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जो एक परियोजना प्रबंधन संस्था यानी PMA के रूप में कार्य करेगी। साथ ही सचिवी, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने एवं समय समय पर MEITY द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। अतः कथन 2 सही है। यह भारत की GDP वृद्धि में योगदान दे सकती है, लेकिन यह GDP में भारी वृद्धि नहीं करेगी। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्वेत फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ज्यादातर घने धुएं की स्क्रीन बनाने या लक्ष्य को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। 2. एजेंट ऑरेंज एक रूसी जासूस है जिसे हाल ही में यूक्रेन ने पकड़ा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्वेत फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ज्यादातर घने धुएं की स्क्रीन बनाने या लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। हवा के संपर्क में आने पर अत्यधिक उच्च तापमान पर इसका दहन होता है और प्रायः उन क्षेत्रों में आग लग जाती है जहां इसे प्रशासित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई समीक्षा के साक्ष्यों के समूह से संकेत मिलता है कि इजराइल ने आबादी वाले नागरिक क्षेत्र, दक्षिणी सीमावर्ती शहर धायरा पर हमले के दौरान श्वेत फास्फोरस धूम तोप के गोले का इस्तेमाल किया है। एजेंट ऑरेंज वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया एक शाकनाशी मिश्रण था। इसमें से अधिकांश में डाइऑक्सिन नामक एक खतरनाक रासायनिक संदूषक था। एजेंट ऑरेंज का उत्पादन वर्ष 1970 के दशक में बंद कर दिया गया और अब उपयोग में नहीं है। हालांकि डाइऑक्सिन संदूषक आज भी हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पनामा नहर पनामा के इस्तमूस के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग है। 2. स्वेज नहर मिस्र में स्वेज के स्थल संधि के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। 3. अदन रिज अदन की खाड़ी के मध्य में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पनामा नहर पनामा के स्थल संधि के माध्यम से अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग है। अतः कथन 1 सही है। स्वेज नहर मिस्र से स्वेज की स्थल संधि के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। अतः कथन 2 सही है। अदन रिज खाड़ी के मध्य में स्थित है तथा इसका प्रतिवर्ष लगभग
15 मिलीमीटर विस्तार हो रहा है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव तथा पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय कोष है। 2. विश्व बैंक लॉस एंड डैमेज फंड का अनुवीक्षण करेगा, जिसमें धन के स्रोत के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन व यूरोपीय संघ जैसे समृद्ध देश शामिल होंगे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव तथा पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय कोष है, अतः कथन 1 सही है। लॉस एंड डैमेज फंड उस क्षतिपूर्ति को संदर्भित करता है जो धनी राष्ट्र जिनके औद्योगिक विकास के कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई है को उन निर्धन देशों को भुगतान करना होगा जिनका कार्बन पदचिह्न कम है, किंतु फिर भी वे समुद्र के बढ़ते स्तर, बाढ़, विनाशकारी सूखा एवं तीव्र चक्रवात इत्यादि का खामियाजा भुगत रहे हैं। विश्व बैंक लॉस एंड डैमेज फंड का अनुवीक्षण करेगा, जिसमें धन के स्रोत के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन व यूरोपीय संघ जैसे समृद्ध देशों के साथ साथ कुछ विकासशील देश भी होंगे, अतः कथन 2 सही है। फंड का पैमाना अथवा इसकी पुनः पूर्ति चक्र के संबंध में अस्पष्टता बनी हुई है, जबकि समय की मांग कई ट्रिलियन डॉलर है। अगला प्रश्न है, वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व आर्थिक मंच, डी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक 2023 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक 2023 की रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर बरकरार है, अतः विकल्प डी सही है। सूचकांक का 2023 संस्करण 132 अर्थव्यवस्थाओं के बीच दुनिया की इस वर्ष की सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग का खुलासा करता है और शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार समूहों का स्थानीयकरण करता है। अगला प्रश्न है, यह कई देशों में सार्वजनिक नीति का लक्ष्य बन गया है। वर्ष 2012 में अपनी स्थापना के बाद से इस आव्यूह या मैट्रिक्स ने इसे मापने और गणना करने के लिए एक मजबूत तरीका तैयार किया है। इस मैट्रिक्स में 6 चर शामिल हैं: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, सामाजिक समर्थन, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा। उपरोक्त परिच्छेद में किस मैट्रिक्स की बात की गई है? ए विश्व खुशहाली रिपोर्ट, बी वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक, सी सामाजिक विकास सूचकांक, डी ग्रीन इंडेक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विश्व खुशहाली रिपोर्ट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कई देशों में खुशहाली मैट्रिक्स पहले से ही सार्वजनिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। खुशहाली अब कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट ने 2012 में लॉन्च होने के बाद से इसे मापने और गणना करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित की है। खुशहाली को मापने के 6 कारक हैं: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, भ्रष्टाचार की धारणा, उदारता, सामाजिक समर्थन, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। कोविड-19 जैसी आपदा में वर्ष 2023 की खुशहाली रिपोर्ट में विश्वास एवं दयालुता के महत्व पर और भी अधिक जोर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए भारत से केन्या में भेड़ियों के स्थानांतरण के लिए भारत और केन्या के बीच ऐतिहासिक समझौता, बी संचार की अधिक आक्रामक और टकरावपूर्ण शैली के लिए अनौपचारिक शब्द जिसे चीनी राजनयिकों द्वारा अपनाया गया है, सी इसका तात्पर्य यह है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को खराब करने के लिए साइबर युद्ध का इस्तेमाल किया जा रहा है, या डी इसका तात्पर्य दुश्मन देश के शेयर बाजार में हेराफेरी से है।
तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।